यस सर। चलिए, तो हम लोग आगे देखते हैं। बोलता है कि डेट हमारे पास में चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास में टैक्स डिडक्टिबिलिटी होगी। तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, हमें टैक्स पे बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम लोगों को आगे यही देखना है कि हम लोगों को जज करना है कि फाइनेंशियल रिस्क अपने पास कम से कम हो, और हम लोग डेट फंड को यूज करके कैसे शेयर होल्डर्स का वेल्थ इंक्रीज करेंगे, इसी पॉइंट पे हम लोगों को आगे बात करनी है। बोलता है हायर यूज ऑफ डेट फंड, अगर हमारे पास में डेट फंड ज्यादा होगा तो हायर यूज ऑफ डेट फंड इंक्रीजेस द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, बट दैट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम लोगों को फाइनेंशियल रिस्क को भी देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल रिस्क ना हो, और कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसा हो जो कि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को प्लस लिक्विडिटी को प्लस फाइनेंशियल रिस्क को सबको मेंटेन करके चले। बिजनेस में एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा कंपनी को, जिसके अंदर की फाइनेंशियल रिस्क भी ना हो और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े, एट द सेम टाइम लिक्विडिटी भी हमारी मेंटेन रहे। ठीक है, उसके अंदर इतना डेट और इतना इक्विटी होना चाहिए। बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर डेट और इक्विटी का सिनेरियो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास में जो हम लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वो हमेशा क्या होता रहे, वो हमेशा कंप्लीट होता रहे और फॉलो होता रहे। ठीक है, आगे बात आती है कि फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है। तो द प्रेजेंस ऑफ डेट फंड इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज। मतलब हमारे पास जो कैपिटल में जितना डेट फंड होगा उसी को हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज बोलेंगे। बोलता है एक ऑर्गेनाइजेशन में द प्रेजेंस ऑफ डेट फंड इन द टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज द फाइनेंशियल लेवरेज, उसी को हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल इज कॉल्ड द फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए जहां पे फाइनेंशियल लेवरेज लिखा हुआ है। बोलता है द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, तो ओवरऑल कैपिटल में हमने जितना डेट कंपोनेंट रखा है यही हमारा फाइनेंशियल लेवरेज कहलाता है। और फाइनेंशियल लेवरेज निकालने का तरीका हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डेट टू इक्विटी या डेट टू टोटल कैपिटल के हिसाब से हम लोग समझ पाएंगे कि कितना फाइनेंशियल लेवरेज है। जैसे हमारे एग्जांपल में हमारा फाइनेंशियल लेवरेज 60% था, हमने अपने टोटल फंड में डेट फंड 60% यूटिलाइज किया था, दैट इज द फाइनेंशियल लेवरेज। आइए अब हम लोगों को मेन डिस्कशन करना है बेटा, किस चीज का डिस्कशन करना है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का दिखा दूं, कहां पे लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का डेफिनेशन। कहता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू द increase in the profit earned by the equity shareholders due to presence of fixed financial charge like interest। ठीक है, और ये इंटरेस्ट फिक्स फाइनेंशियल चार्ज लाइक इंटरेस्ट इन द बिजनेस। ठीक है, ये बात आप कंप्लीट कीजिए। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलता है कि भाई ये एक फेनोमेना है जो ये दिखाता है कि अगर हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट फंड को यूटिलाइज करेंगे तो डेट फंड को यूटिलाइज करने की वजह से जो बिजनेस को फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज पे करना पड़ेगा उसके वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ मुनाफा होगा। ये मुनाफा कब होगा, ये मुनाफा कैसे होगा, ये हम लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखना है जो कि आपको अभी हम आपको दिखाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ठीक है, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड ईपीएस एनालिसिस। ठीक है, ये जो ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस करेंगे हम, वो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस विल प्रूव दैट
In case a business utilizes more of the debt fund, then due to the presence of fixed financial obligation in form of interest will increase the earning capability of the shareholder, and this what we have to check, and यहाँ पे हम लोगों को वो चीजें कंफर्म करनी है. So for that, we are required to do on the trading on equity का experiment कि that whether the presence of debt fund in the capital structure helps in increasing the earnings of the equity shareholder or not. In what case it helps to increase the earnings of equity shareholder, and in what case it doesn't helps to increase the earnings of equity shareholder. For that, please turn the previous page where the table for X limited company has been given. Please turn that page and open the example number 1 where it is given about the company X limited. The data of company X limited is given. You should have to understand this thing because this is what you have to analyze and you have to write out in your answer sheet whenever a question comes for the EBIT EPS analysis, or you can say a scheme of trading on equity. What is trading on equity? Trading on equity simply tells that there is an increase in the earning of the shareholder if there is a increase in the debt component on in the capital structure, and that debt component bears what? So that debt component bears a fixed financial charge. Now, for understanding this thing, let us take an example, and this example is for the company X limited. The total fund used ये क्या है? तो इसको लिखिएगा बेटा, ये जो टोटल फंड यूज्ड है यही है आपका कैपिटल रिक्वायर्ड. ये टोटल फंड यूज जो है ये कैपिटल रिक्वायर्ड है, जिसको कि आप या तो डेट फंड से या तो इक्विटी फंड से क्या करने वाले हैं, ये फाइनेंस करने वाले हैं. ठीक है, अगर आप डेट फंड से इसको फाइनेंस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ डेट आपको कितना है? कॉस्ट ऑफ डेट आपको दिया हुआ है 10%. टैक्स रेट आपको दिया हुआ है 30%, कि द कंपनी हैज टू पे द टैक्स एट द रेट 30%. एंड ईबीआईटी, दिस इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ये क्या है? इट इज, आप लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. यहां पे से अभी हमने इंटरेस्ट नहीं पेमेंट किया. ये इंटरेस्ट किस चीज का इंटरेस्ट है? तो बेटा ये इंटरेस्ट है डेट फंड का. अभी डेट फंड का इंटरेस्ट इसने से पेमेंट नहीं किया है, और ये पेमेंट करने से पहले उस कंपनी के पास में हमारे पास क्या है? 4 लाख रुपए का रिटर्न्स है, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है, अर्निंग्स है. अब अगर हम यहाँ पे एक चीज निकालें, हम निकाले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. आप भी लिखते जाइएगा बेटा. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हम निकाले तो हम कैसे निकालेंगे? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इनटू 100. ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इनटू हम लोग यहाँ पे करेंगे 100. ठीक है, तो इस तरीके से अगर चले और हम लोग निकालें तो हम लोग देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पे अमाउंट. ईबीआईटी मेरा 4 लाख है. ईबीआईटी मेरा कितना है? ईबीआईटी 4 लाख है. तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4 अपॉन प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए बेटा. हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा है तो 4/30, एंड इनटू हम लोग करेंगे इसको किस चीज से? तो इनटू हम लोग करेंगे 100 से. तो ऐसा करने पे हमारे पास में जो फिगर आएगी वो फिगर आपकी कितनी आएगी? वो आएगा लगभग 13.33%. ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में इस कंपनी को जो रिटर्न है वो 13.33% का है, और इस कंपनी को जो
इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, इस कंपनी को जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है वो इंटरेस्ट देखिए कंपनी को कितना चुकाना पड़ रहा है, तो कंपनी को इंटरेस्ट 10% का चुकाना पड़ रहा है। कहने का मतलब इनिशियली द प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल, पहले से ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दिस प्रोजेक्ट इज वेरी मच प्रॉफिटेबल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब यहां तक की बात करने के बाद नाउ द क्वेश्चन टेल्स यू, द एग्जाम्पल टेल्स यू that it is provided with three different situation. The first situation tells that the debt is nil, मतलब पहले सिचुएशन में डेट जो है वो 1 रुपया भी नहीं है। कहने का मतलब टोटल जो फंड है पहले सिचुएशन में वो इक्विटी से फाइनेंस किया गया है, इक्विटी फाइनेंस्ड है। सिचुएशन 2 में 10 लाख रुपया डेट से फाइनेंस है, कहने का मतलब कि रेस्ट 20 लाख जो है वो किस चीज से फाइनेंस्ड है, वो इक्विटी से फाइनेंस्ड है, ठीक है। एंड थर्ड सिचुएशन में 20 लाख रुपीज डेट से फाइनेंस किया गया है, मतलब रेस्ट जो आपका 10 लाख रुपीज है, 10 लाख रुपीज है रेस्ट अमाउंट, वो किस चीज से फाइनेंस किया गया है, वो आपका फाइनेंस किया गया है हमारा, वो इक्विटी से फाइनेंस किया गया है। तो हमें इन तीन सिचुएशंस में देखना है कि कब कब हमारा ईपीएस राइज करता है या फॉल करता है या कितना राइज करता है, ठीक है। आइए तो हम लोग देखते हैं, तीनों सिचुएशन को हम लोगों को एनालाइज करना है। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन एनालाइज करते हैं। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। द टोटल फंड विच इज रिक्वायर्ड इज 30 लाख, द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 4 lakhs. We have a earning, return over earnings is 13.33%. If we are taking the loan or if we are taking the debt fund, then the interest rate is 10% and tax has to be given at the rate 30%. We are provided with three different situations. In the situation 1, there is no debt component. In situation 2, there is a debt of 10 lakh, and in the situation 3, there is a debt of 20 lakh rupees. We have to consider and take the assessment that whether trading on equity is working on this company or not. And trading on equity says that whenever there is an increase in the debt component in the capital structure of the company, then surely the earnings per share और द वैल्यू ऑफ शेयर विल इंक्रीज। ऐसा होता है या नहीं, देखते हैं हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वर्क कर रहा है कि नहीं। आइए तो सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, तीनों में हमने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया, हमने अपना प्रॉफिट से लिखना शुरू कर दिया, बिकॉज जब प्रॉफिट का लास्ट स्टेज आएगा वही पैसा पार्टनर्स की सॉरी शेयर होल्डर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखना शुरू कर दिया कि हमारे पास में क्या प्रॉफिट अवेलेबल है, कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, और हमने केसेस स्टार्ट कर दिया वहां से लिखना। तो हमारे पास में प्रॉफिट अवेलेबल है सबसे पहले कितना, तो 4 लाख रुपए हमने तीनों केस में लिख दिया। अब पहले केस में इंटरेस्ट कंपोनेंट आइए, क्योंकि हमारे पास में कोई डेट फंड नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं होगा। पहले केस में इंटरेस्ट नील हो गया। दूसरे केस में 10 लाख रुपया डेट फंड है, 10 लाख पे 10% अगर इंटरेस्ट होगा तो 1 लाख, और सिमिलरली थर्ड केस में 2 लाख रुपया, 20 लाख रुपए के डेट फंड के ऊपर हमने इंटरेस्ट कंपोनेंट लिख दिया। अब अर्निंग्स में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास अर्निंग्स बिफोर टैक्स आएगा। पहले केस में 4 लाख, दूसरे केस में 3 लाख और तीसरे केस में 2 लाख। अब अर्निंग्स बिफोर टैक्स में से हम टैक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास में अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आएगा। टैक्स कितना है, तो टैक्स का रेट आपको दिया हुआ है 30%। 4 लाख का 30% माइनस किया, फिर 3 लाख का, फिर 2 लाख का, और इस तरीके से हमारे पास में अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गया बेटा तीनों केसेस में। एक केस में 280, दूसरे में 210 और तीसरे में 140, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर प्रॉफिट तो तीनों केसेस में रिड्यूस हुआ है बिकॉज इंटरेस्ट तीनों केस में बढ़ा है। मैंने बोला हाँ बेटा प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि सिचुएशन नंबर 2 में और सिचुएशन नंबर 3 में दोनों में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी तो रिड्यूस हुए हैं। बिकॉज सिचुएशन नंबर 1 में 30 लाख रुपया पूरा आपने जब इक्विटी फंड से रेज किया, तो अगर हम मानते हैं कि हमारे पास में 10 रुपए का इक्विटी शेयर इशू हुआ, तो पहले केस में हमारे पास में 3 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, लेकिन दूसरे और तीसरे केस में जब हमने डेट फंड यूटिलाइज किया, तो अगर 10 लाख डेट फंड यूटिलाइज किया तो हमारे पास में 2 लाख ही इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, और तीसरे केस में तो सिर्फ 1 लाख इक्विटी शेयर्स होंगे।
बिकॉज बाकी पैसा तो हमने डेट फंड से यूटिलाइज किया है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तीनों केसेस में मेरे कम होते चले जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट केस में सबसे ज्यादा रहेंगे, सेकेंड केस में उससे कम, और थर्ड केस में उससे और कम हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास में ईपीएस अर्निंग पर शेयर हमने कैसे निकाला, हमने अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया। जैसे फर्स्ट केस में हमारे पास 30 लाख रुपया था, सारा 30 लाख रुपया हमने फंड से जनरेट किया था, इक्विटी फंड से, और एक फंड की कीमत अगर 10 रुपए थी तो हमारे पास 3 लाख इक्विटी शेयर्स थे। सिमिलरली तो हमारे पास जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर बना, हमने कैसे निकाला, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ईपीएस कैसे निकलेगा वो आपको लिख देता हूं मैं। ईपीएस निकालने का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईएसएच, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऐसा करके आप क्या निकाल पाएंगे, ऐसा करके आप निकाल पाएंगे ईपीएस। तो 2,80,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख 0.93, सेकेंड केस में 2,10,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख 1.05, एंड थर्ड केस में 1,40,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख 1.540। Here we find that in this company the trading on equity is working. Why the trading on equity is working? It is a very important question to be discussed upon. Here in this case beta trading on equity is working because the return on investment, मैं लिख देता हूं why trading on investment is working, तो आप लिखिएगा trading on investment is working over here। ठीक है, trading on investment, क्वेश्चन मतलब trading on investment is working over here because rate of return is rate of return is greater than rate of interest of debt fund. The first and the foremost scenario is that the rate of return, that is 13.33%, we have calculated the rate of return 13.33% is greater than 10%। तो ऑलरेडी वैल्यू एडिशन हो रहा है, बिकॉज अगर ऐसा होता कि रेट ऑफ रिटर्न और इंटरेस्ट रेट दोनों सिमिलर हो जाता, मानो ना फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाता, तो वैसे केस में हमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं मिलता। ठीक है, ऐसा इस वजह से बिकॉज हमारे पास में अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा तभी हम रिटर्न पे करने के बाद में कुछ पैसा बचा पाएंगे, जिससे कि हम इक्विटी शेयर्स को पे कर पाएंगे। तो इन द एग्जाम्पल नंबर 1, since the rate of return on investment is more than the rate of interest of debt fund, that's why whenever the debt fund, the component of debt fund is increasing, that is increasing the earning per share of the shareholder. And here we can conclude that the financial leverage is operating the trading on equity। मैं एक वर्ड लिख देता हूं, क्या बोलता है, the financial leverage is operating the ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज की वजह से ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ऑपरेट हो पा रहा है, दिस इज द रीजन। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये ऑपरेट नहीं होगा, ये हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। तो trading on equity works upon in an organization, in a company, when with the increase in the debt component also the EPS of the equity shareholders is rising, and that is because the return on investment is more, the rate of return on investment is more than the rate of interest to be paid for the debt fund. In that case, whenever the debt component is increasing in the fund, the EPS is also rising in the organization। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे।
नेक्स्ट जो केस हम लोगों को देखना है बेटा, वो केस है हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 2। और एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या बोलता है, आइए हम लोग देखते हैं उस केस को। आप नेक्स्ट पेज हाँ देख लीजिए जहां पे आपका एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है, और ये एग्जाम्पल नंबर 2 में बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ ईबीआईटी हमारा क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। देखिएगा जो बाकी की चीजें हैं वो सारी सेम है। क्या क्या सेम है, तो मैं एक बार आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। कैपिटल रिक्वायर्ड, फंड रिक्वायर्ड कितना है, फंड रिक्वायर्ड वैसे ही 30 लाख। प्लीज जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कीजिए माइक। फंड रिक्वायर्ड 30 लाख है, और आपके पास में वही तीन स्ट्रक्चर है। पहले में जब आपको एक भी रुपया डेट इक्विटी से नहीं मिलेगा, दूसरे केस में आपको 10 लाख रुपया डेट फंड से निकालना होगा, और तीसरे केस में आपको 20 लाख रुपीज डेट फंड से निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बस क्या कर दिया, और डेट का जो रेट है वो 10% है। सेम सेम एग्जाम्पल चल रहा है जो पीछे पहले चल रहा था। बस यहाँ पे ईबीआईटी जो उसने कर दिया वो 4 लाख से घटा के कितना कर दिया, 2 लाख रुपया कर दिया। और देखिए बेटा 2 लाख करने के बाद क्या हो रहा है कि केस 1 में अब आपका जब 2 लाख उसने कर दिया ईबीआईटी, तो आप चेक कर दीजिएगा, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप चेक करते हैं, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक कीजिएगा तो आपका फिगर क्या आ जाएगी, 2 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100। तो ये फिगर लगभग बनती है 6.67% के करीब, जो कि कम है आपके इंटरेस्ट रेट से। और इसका सिचुएशन नंबर 3 जब आप देखेंगे, जब आप सिचुएशन नंबर 3 व्यू कर रहे होंगे, आपको सब कुछ एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सर जो पहले बात कर रहे थे कि भाई 2 लाख रुपया मेरे पास में पड़ा हुआ था ईबीआईटी, और जब इंटरेस्ट रेट ही 10% हो गया, तो भाई 2 लाख रुपया, और हमने कर्ज कितना ले लिया, 20 लाख रुपए का, तो इंटरेस्ट में ही मेरा सारा पैसा खत्म हो गया, और अब इक्विटी शेयर होल्डर को हम कुछ भी ईपीएस नहीं दे पाएंगे। So in case trading on equity holds good only in the case when the rate of interest of the borrowed fund is less than the return on investment। इस सिचुएशन को पूरा आप एनालाइज करें तो केस नंबर 1 में जब हमारे पास में कोई भी फंड नहीं था, कोई भी डेट फंड नहीं था, तो हम थोड़ा सा ईपीएस दे पा रहे थे लोगों को। देखिए 2 लाख रुपया हमारे पास में ईबीआईटी था, इंटरेस्ट कुछ था नहीं, तो ईबीटी हमारा इंटरेस्ट के बाद भी सेम अमाउंट बचता था। टैक्स देने के बाद 1,40,000 रुपया बचता था, जो कि हम 3 लाख शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके कम से कम उनको 47 पैसे का डिविडेंड दे पा रहे थे। नेक्स्ट केस में फिर हम क्या कर रहे थे, हमारे पास 2 लाख रुपया था, उसमें से हम अगर हमने 10 लाख रुपया डेट फंड से रेज किया तो हमारे पास 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट बनता था। तो 2 लाख में से 1 लाख रुपया इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हमारे पास में 1 लाख रुपए का फंड बचता था। तो ये 1 लाख रुपए के फंड में से 30,000 टैक्स देने के बाद हमारे पास 70,000 रुपीज बचता था, जो कि हम दे पा रहे थे इस बार 2 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बिकॉज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स कम हो गए थे 10 लाख का लोन लेने की वजह से। तो तभी भी हमने क्या चेक किया कि हमारा ईपीएस घट गया, और जब हमने ये देखा कि भाई हमारा ईबीआईटी और ईएटी दोनों बराबर हो गया, कहने का मतलब हमारा ईबीआईटी जितना था उतना ही हमें इंटरेस्ट कंपोनेंट लग गया, तो भाई इंटरेस्ट पे करने के बाद हमारे पास में कुछ ईबीटी बचा ही नहीं, कुछ ईएटी बचा ही नहीं। ऐसे केस में हमारा क्या हो गया, हमारे पास में शेयर होल्डर्स को देने के लिए कुछ नहीं बचा। इट मीन्स दैट trading on equity is not working here, though we are increasing the debt fund in our capital structure, but seen is that the rate of return is less than the rate of interest on the borrowed fund, that is holding the trading on equity to work upon, and the trading on equity is not holding good out here, and that's why the shareholders wealth is not maximizing in this case। तो हमें ये देखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज के अंदर, आपसे आपको रेट दे देगा और आपसे पूछेगा कि वेदर इट इज एप्लीकेबल दैट द ट्रेडिंग और इक्विटी विल वर्क और नॉट, तो आपको लिखना पड़ेगा देख करके कि वेदर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर और लेस देन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी विल नॉट होल्ड गुड एज पर दिस एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आपको केस स्टडी में
एक कंपनी का पूरा फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो देकर के, पूरा ऐसे ही डिटेल्ड सिनेरियो देकर के आपसे पूछ सकता है कि गो ऑन एंड डिस्कस द ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करके दिखाइए पूरा का पूरा। और फिर आपको ये भी बोल सकता है कि ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के अंदर जो आपका कंक्लूजन है उस कंक्लूजन को भी व्यू करके दिखाइए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्कशन, और केस स्टडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वी हैव टू राइट द कंक्लूजन दैट trading on equity will hold good only for that company where with the increase in the debt capital also the EPS of the company will rise only when the rate of debt fund or the borrowed fund will be less than the return on investment, and in case if the return on investment is less than the rate of the interest or the borrowed fund, in that case no trading on equity will work upon, wo trading on equity काम नहीं करेगा। You can give any other example apart from whatever it is written in NCERT, but you have to think that you should always remain the EBIT figure कांस्टेंट, ईबीआईटी का फिगर कांस्टेंट होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जब भी आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक केस में आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ज्यादा लेकर के दिखाएंगे और दूसरे केस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कम लेकर के दिखाएंगे, देन ओनली यू कैन प्रूव दैट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कैन वर्क अपॉन इन द केस वेयर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। होप सो आपको ये वाला केस यहां तक समझ में आ गया होगा। इन केस यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क द क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क द क्वेश्चन। हाँ, लास्ट में ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिल रहा हो तो ऑर्गेनाइजेशन रेकलेसली उस चीज को ना करे। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को यूज करना रिकमेंडेड है, लेकिन अगर इस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को यूज करने के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन अपने डेट फंड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेगा तो उस केस में क्या दिक्कत आएगी, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फाइनेंशियल रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, और जब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा तो डिफॉल्ट के चांसेस हैं, और डिफॉल्ट होगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूएशन के लिए बहुत मुश्किल है और अच्छी चीज नहीं है। तो हमेशा फाइनेंस मैनेजर को रिस्क रिटर्न का कॉम्बिनेशन देख करके ही शेयर होल्डर के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में डिसीजन लेना चाहिए कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कितना यूज किया जाए और कितना यूज नहीं किया जाए। होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट तो क्वेरी आप रेज कीजिए, और उससे पहले आप लोग एक बार एनसीईआरटी को प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेरी यहाँ पे बचा ना रहे, सारा क्वेरी आपका रिजॉल्व हो जाए, और तब आप आगे आगे हम लोग कल फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हाँ जी, तो इससे पहले की क्लास में बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हमारे पास में कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में हमने ये पढ़ा था कि भाई ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है presence of debt component in the capital structure which increases the EPS of the shares, that helps in the value maximization and the share price maximization of equity shares। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोगों को ये देखना है, इसमें हमने एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल नंबर 2 करके भी देख लिया था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह के बारे में। इन केस अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आपको यूट्यूब पे, आप उसको चेक कर लीजिएगा। आज हम लोगों को देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर चूज कर रहे हैं तो बेसिकली वी हैव टू चूज बिटवीन द टू फैक्टर्स। हम लोगों को दो फैक्टर्स के बीच में चूज करना पड़ता है। पहला फैक्टर अपने पास में कौन सा है, तो पहला हमारे पास में कंपोनेंट है इक्विटी कंपोनेंट, और दूसरा हमारे पास में कंपोनेंट है डेट कंपोनेंट। इक्विटी कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास में कौन सा है, डेट कंपोनेंट। तो हमें इन दोनों कंपोनेंट के बीच में ही चॉइस करना है कि हम लोग इक्विटी कंपोनेंट लेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, या हम लोग डेट कंपोनेंट लेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, कौन सा कंपोनेंट लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को बेस करते हुए हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन से फैक्टर लिया जाएगा। जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे होंगे, जब हम लोग डिसाइड कर रहे होंगे कि व्हाट विल बी द
proportion of debt and the proportion of equity in our funds, देन हमें बहुत सारे फैक्टर्स को लुक अपॉन करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उन फैक्टर्स को हम लोग देखते हैं कि हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स को लुक अपॉन करते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो फैक्टर अपने पास में है कैश फ्लो पोजीशन। आइए, जो सबसे पहला फैक्टर है कैश फ्लो पोजीशन देख लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देख रहे हैं कि उसमें हमें कितना इक्विटी फंड लेना है और कितना डेट फंड लेना है। तो द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब कि हमारे पास में फ्यूचर में पैसा कितना आने वाला है, और ये देख के चलना है कि हमारे पास में जो पैसा आने वाला है वो पैसा बस इस चीज के लिए सफिशिएंट ना हो कि उससे हम अपना डेट ऑब्लिगेशन पे कर पाए। बिकॉज बिजनेस के पास में सिर्फ एक खर्च नहीं है बेटा, सिर्फ बिजनेस को डेट का कंपोनेंट मतलब इंटरेस्ट के फॉर्म में और रिपेमेंट के फॉर्म में पे करना सिर्फ यही काम नहीं है। बिकॉज कैश का और भी काम है। क्या काम है? नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में कैश का यूज होना है, ठीक है। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए फिक्स एसेट्स के लिए कैश का यूज होना है, और साथ के साथ में जो आपका डेट सर्विस कमिटमेंट है, डेट सर्विस कमिटमेंट का मतलब होता है भाई कि आपको जो इंटरेस्ट और रिपेमेंट करना है। डेट सर्विस कमिटमेंट लिख लीजिए इस चीज को, इसका मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल जो आपको डेट पर रिपेमेंट करना है उसी को हम लोग बोलते हैं डेट सर्विस कमिटमेंट, ठीक है। तो पैसे का यूटिलाइजेशन सिर्फ डेट सर्विस कमिटमेंट नहीं है, बल्कि नॉर्मल बिजनेस को चलाने में भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, बिजनेस को रन करने में आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस चीज के लिए हमारे पास में क्या जरूरी है? हमारे लिए ये जरूरी है कि हम लोग के पास में एप्रोप्रिएट फंड होना चाहिए। और ये फंड हमें कहाँ से पता चलेगा, ये फंड हमें कहाँ से आएगा? तो हमारे कैश फ्लो के हिसाब से आएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल एनालाइजिंग दैट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर वेदर वी कैन यूज द डेट फंड और द इक्विटी फंड, वी शुड ऑलवेज हैव द प्रोजेक्टेड कैश फ्लो अमाउंट अवेलेबल विद अस। हमारे पास में प्रोजेक्टेड कैश फ्लो का पता होना चाहिए। अगर हमारे पास में इनफ कैश अवेलेबल नहीं है ताकि हम अपने डेट सर्विस का कमिटमेंट पूरा कर पाए, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इक्विटी फंड के लिए ज्यादा जाना पड़ेगा, डेट फंड के लिए हम नहीं जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 2, जो बोलता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। इसको लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 आपको बोलता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? देखिए, कहता है सिंपली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि वेदर अ कंपनी हैज इनफ प्रॉफिट अवेलेबल टू कवर इट्स इंटरेस्ट, मतलब क्या कंपनी के पास में इतना इनफ प्रॉफिट है कि वो उससे अपना इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन कवर कर पाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला देखिए, देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है? ICR इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन इंटरेस्ट। मान लिया फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक फर्म है, उस फर्म का EBIT है 5 करोड़ रुपया, और उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है अपने डेट फंड का 1 करोड़ रुपया। तो वो कंफर्टेबली उसका ICR कितना होगा? तो ICR अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो 5/1 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स आएगा। मतलब विथ द अवेलेबल प्रॉफिट दैट फर्म कैन पे आउट इट्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन 5 टाइम्स। कहने का मतलब है कि वो बहुत अच्छा उसका ICR है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत बढ़िया है, एंड फर्म इज नॉट इन फाइनेंशियल रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पे उसके पास में प्रॉफिट है। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे उसके पास में फंड्स की कमी हो, पैसे की कमी हो, वो इंटरेस्ट ना पे कर पाए। लेकिन जब हम लोग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को चार्ज करने की बात करते हैं तो फर्म हैज कंफर्टेबल प्रॉफिट so that the interest can be charged from that firm's profit
एंड ये कितनी बार चार्ज हो सकता है, तो इस एग्जांपल में 5 टाइम ऐसी फर्म में अगर हमारे पास में 1 करोड़ रुपया इंटरेस्ट है और ईबीआईटी 5 करोड़ है, तो हम 5 बार इंटरेस्ट पेमेंट करने का अपने पास में पावर रखते हैं बिना लॉस में गए हुए। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट आपको आईसीआर चेक करना पड़ेगा। वहीं पे मैं अगर बोल दूं कि आपके पास में ईबीआईटी मात्र 2 करोड़ रुपया था, तो डिवाइडेड बाई 1 करोड़, आपके पास में जो आईसीआर था वो कितना हो गया, 2 टाइम्स। मतलब कंपेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन, इस सिचुएशन में आपका आईसीआर कमजोर है। तो यही बोलता है कि फर्म शुड ऑलवेज कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दैट वेदर द इंटरेस्ट इज बीइंग कवर्ड बाय द ईबीआईटी और अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और नॉट। If it has more ICR, higher ICR, it means that firm can easily pay the interest obligation and that will not land the firm into losses. firm को land नहीं करेगा लॉस में। यहाँ पे लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ तक होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी, मैंने यहाँ तक कंप्लीटली आपको समझा दिया है। तो एक बार देख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बोलता है, रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ अ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। मतलब ईबीआईटी उसके इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को कितना टाइम कवर कर रहा है। ठीक है, ये फिर हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे कंपनीज के अकाउंटिंग रेशियो, तो उस टाइम हम लोगों को पढ़ना है। होप सो अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो बोलता है हायर द रेशियो, जितना रेशियो ज्यादा होगा इसका मतलब है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन को कवर कर जाएगा, लॉस में नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईसीआर जो है ना, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कभी भी आपको ये 100% एश्योरेंस नहीं देगा कि आप पेमेंट कर ही पाएंगे। ध्यान से समझिएगा, बिकॉज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिर्फ ये दिखाता है कि क्या आपका प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट इंटरेस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में, चार्ज करने में कैपेबल है कि नहीं है। लेकिन पेमेंट की जब बात आती है बेटा, तो पेमेंट प्रॉफिट से नहीं होता है, पेमेंट होता है पैसे से। ठीक है, तो पेमेंट जब पैसे से होता है तो आपके पास में कितना फंड अवेलेबल है ये ईबीआईटी आपको नहीं बताता है, बिकॉज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके अक्रूवल प्रॉफिट की वजह से भी हो सकता है, जहां पे आपको कैश अभी मिला नहीं है। That's why EBIT by interest, that is the ICR interest coverage ratio, it shows only that interest can be charged upon against the profit up to a certain limit. Higher the ICR, more interest can be charged upon, and lower the ICR, less interest can be charged upon. Depending upon this situation, इस situation को ध्यान में रखते हुए हमारे पास में क्या होगा, इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमारे पास में होगा कि हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग अगर फर्म का आईसीआर ज्यादा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है, तो वी कैन गो फॉर मोर डेट, हम लोग ज्यादा डेट के लिए जा सकते हैं। और अगर आईसीआर पहले से ही कम है तो हम लोग ज्यादा डेट के लिए नहीं जा सकते हैं। हायर द रेशियो बोलता है, रेशियो जितना हायर होगा लोअर इज द रिस्क फॉर द कंपनी टू फेल, कंपनी के पास रिस्क कम होगा कि वो फेल करेगा, और ऐसे केस में द कंपनी कैन गो फॉर मोर डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी ज्यादा डेट के लिए जा सकती है। चलिए, ये हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। लेकिन यहाँ पे पेमेंट ऑब्लिगेशन का 100% पेमेंट पॉसिबल है या पेमेंट पॉसिबल नहीं है, वो ईबीआईटी पे नहीं डिपेंड करेगा, वो कैश बैलेंस पे डिपेंड करेगा। यहाँ साफ लिखता है अ फर्म में है वो हाई ईबीआईटी बट लो कैश बैलेंस, तो अपार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशंस, रिपेमेंट ऑब्लिगेशंस आर आल्सो रिलेवेंट, और बहुत सारे अलग चीजें भी रेलिवेंट हैं। और आईसीआर अकेले का रेलिवेंट नहीं है कि सिर्फ आईसीआर चेक कर लिया तो आप ज्यादा डेट ले सकते हैं, नहीं, आपको कैश बैलेंस भी चेक करना पड़ेगा। होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बात करते हैं कि आगे हम लोगों को क्या करना है।
ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं तुरंत डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR। इसको समझना जरूरी है कि DSCR क्या है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR। देखिएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का डिमेरिट जो था वो डेट सर्विस कवरेज रेशियो में आकर के हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे। हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का डिमेरिट था वो डिमेरिट ठीक किया जाएगा कहाँ आकर के, DSCR में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का डिमेरिट क्या था। तो बेटा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम इंटरेस्ट को अपने अर्निंग से तो कवर करके दिखा रहे थे, बट हम ये चेक नहीं कर पा रहे थे कि हमारे पास में पेमेंट ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए कैश अवेलेबल है कि नहीं। पहली बात, जो हम एक बार लिख देते हैं इस चीज को, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं कि क्या डिमेरिट था। आईसीआर का क्या डिमेरिट था वो देखते हैं, तभी हम लोग को DSCR समझ में आएगा। पहला डिमेरिट, कैश अवेलेबिलिटी कांट बी चेक, पहली बात। दूसरी बात, ओनली इंटरेस्ट कंपोनेंट कैन बी यूटिलाइज्ड ओवर इन कैलकुलेटिंग ICR। दो बातें। एंड थर्ड, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन and other payments like preference, dividend, etc. are not looked in। ये चीजें लुक इन नहीं की गई थी, कहाँ, ICR के अंदर। बिकॉज ICR में तो हमने सिर्फ EBIT को उठाया और उसको सिर्फ इंटरेस्ट के साथ में क्या कर दिया बेटा, इंटरेस्ट के साथ में हमने कंपेयर कर दिया और बोल दिया कि हाँ भाई प्रॉफिट अवेलेबल है कि नहीं। तो प्रॉफिट अवेलेबल अगर है तो ठीक है, डेट हमारे पास में इंटरेस्ट कवर करने का पॉइंट है, अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो इंटरेस्ट कवर करने का पॉइंट नहीं है। तो इसमें हमने बाकी कंपोनेंट्स को लुक ओवर कर दिया था। उन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग जो नेक्स्ट रेशियो कैलकुलेट करेंगे, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, बोलता है कि हमारे पास में डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो है, सबसे पहले DSCR, तो उसमें जो भी डिफिशियंसीज थी वो सारी डिफिशियंसीज को हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो में ICR की डिफिशियंसीज को हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया है। और एक हाइयर DSCR, जितना ज्यादा DSCR होगा वो क्या बताएगा, बेटर एबिलिटी टू मीट कैश कमिटमेंट्स एंड consequently the company's potential to increase debt component। ठीक है, तो सबसे पहले DSCR का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आप लिख लीजिए, अगर आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है तो। ठीक है, अगर आपकी बुक में DSCR का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है तो प्लीज लिख लीजिए, अगर लिखा हुआ है तो विल डिस्कस अपॉन दैट, अगर नहीं है मैं अभी आपको लिख रहा हूँ DSCR का फॉर्मूला। PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT प्लस depreciation plus interest plus non-cash expense whole, this whole divided by preference dividend plus interest payment plus
रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, ये फॉर्मूला है। डीएससीआर का फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय दिस होल डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट पेमेंट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। देखिए, तो जो आपके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का बेटा क्या था, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का डिमेरिट था कि हमने नीचे सिर्फ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में नीचे सिर्फ इंटरेस्ट का एलिमेंट लिया था। अब इस केस में देखिए हमने दो और एलिमेंट लिया है। अब आप जब ध्यान से देखेंगे हमने कौन कौन सा एलिमेंट लिया है, तो आपको पता चलेगा कि हमने एक एलिमेंट लिया है यहाँ पे क्या, तो हमने प्रेफरेंस डिविडेंड लिया है, बिकॉज ये भी तो रीपे करना होता है। एक और हमने क्या लिया है, तो एक और हमने लिया है, हमने रीपेमेंट ऑब्लिगेशन का भी पॉइंट लिया है, बिकॉज सिर्फ इंटरेस्ट नहीं चुकाना होता है, हमें रीपेमेंट भी करनी होती है। और जो हमने प्रॉफिट लिया है, इस प्रॉफिट वाले पोर्शन को देखिएगा, इस पूरे पोर्शन को जो हम लोग ऐड करते हैं, तो इसमें नीचे आप लिखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, जो हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश प्रॉफिट सबको ऐड किया, ये एक्चुअली हम क्या निकालना चाह रहे थे, दिस इज कॉल्ड कैश प्रॉफिट्स, और यू कैन से कैश अवेलेबल विथ फर्म। क्योंकि देखिए हमने क्या किया, जितने भी नॉन कैश आइटम थे ना, जो कि हमने प्रॉफिट से घटा रखे थे, उन सारे नॉन कैश आइटम को हमने ऐड किया। ध्यान से समझिएगा, नॉन कैश आइटम आपके प्रॉफिट, जैसे डेप्रिसिएशन है, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, ये सारी चीजें क्या है, ये नॉन कैश होता है। जैसे ट्रांसफर टू प्रोविजन है, ये सारी चीजें नॉन कैश आइटम होती हैं। ये चीजें आपके प्रॉफिट को तो रिड्यूस करती हैं, ध्यान से समझिएगा, प्रॉफिट को तो रिड्यूस करती हैं, बट इनसे कोई भी कैश मूवमेंट नहीं होता है, कोई भी कैश ट्रांसफर नहीं होता है फर्म से। तो ये प्रॉफिट को घटाती हैं, बट कैश एवेबिलिटी को कम नहीं करती हैं। दैट्स वाई कैश प्रॉफिट निकालने के लिए कि कितना कैश में प्रॉफिट अवेलेबल है, बिकॉज ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे और रीपेमेंट करेंगे, ये सारा तो कैश से ही करेंगे ना। तो कितना कैश प्रॉफिट है मेरे पास में, इसको निकालने के लिए हमने क्या किया बेटा, तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस जितने भी नॉन कैश एलिमेंट्स थे, उन सारे नॉन कैश एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, एड अप मार दिया, ताकि हमें क्या पता चले, हमें कैश प्रॉफिट पता चले। एंड कैश प्रॉफिट दैट इज डिवाइडेड बाय ऑल द पेमेंट्स व्हिच हैव टू बी डन। कौन कौन सा, प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, बिकॉज ये तीनों। अच्छा, आप इसमें कहेंगे सर आपने इक्विटी पेमेंट नहीं लिया, क्यों नहीं लिया सर, इक्विटी पेमेंट भी आपको लेना चाहिए था। तो बेटा मेरे इक्विटी पेमेंट जो है वो कंपलसरी ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन ये तीनों पेमेंट जो है ये कंपलसरी ऑब्लिगेशन है। मैं लिख देता हूं, ये कंपलसरी ऑब्लिगेशन, कंपलसरी ऑब्लिगेशन है। दैट्स वाई इन तीनों पेमेंट को हमने लिया, और तब हमने निकाला डेट सर्विस कवरेज रेशियो, कि क्या ये रेशियो हमारे पास में हाई है, अच्छा है। अगर हमारे पास में डीएससीआर अच्छा है, इसका मतलब हम अपने कैश कमिटमेंट्स को पूरा कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम डेट कंपोनेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर डीएससीआर बढ़िया नहीं है, तो हम कैश कंपोनेंट को, कैश कमिटमेंट को पूरा सही से नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास लोअर डीएससीआर है, तो हम और ज्यादा डेट कंपोनेंट अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ना लें, इससे हमारा फाइनेंशियल रिस्क बिजनेस का बढ़ेगा। तो ये 3 पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुका है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट सिंपली है जो प्रीवियस क्लास में हमने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किया था, कि whenever we are deciding the capital structure, the return on investment is a very important part. If the return on investment is more than the rate of interest, then that business organization, keeping in mind the financial structure, should always go for more debt, because it will help in adding the trading on equity wala effect. Because if the rate of interest is more and more
debt fund will be utilized in the company's debt capital structure. In that case, trading on equity will work upon and the value of equity shares will go on. Equity share का value बढ़ेगा, वो increase करेगा. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट सिचुएशन, अगर हम लोगों को डेट स्ट्रक्चर मेंटेन करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है. अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास में अच्छा है तो इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, इससे हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा होने वाला है एंड दस हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट फंड यूटिलाइज कर सकते हैं. आराम से डेट फंड यूटिलाइज किया जा सकता है. बट अगर हमारे पास में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है तो हम डेट फंड यूटिलाइज ना करें, हम उस केस में इक्विटी फंड यूटिलाइज करें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है कॉस्ट ऑफ डेट. अगर हमारे पास में कॉस्ट ऑफ डेट कम है तो हम ज्यादा डेट फंड इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कॉस्ट ऑफ डेट अगर ज्यादा है तो हमें कम डेट फंड इस्तेमाल करना पड़ेगा. ये बहुत कॉमन सी बात थी, ये बहुत कॉमन सा फैक्टर भी था. नेक्स्ट फैक्टर विच इज इंपॉर्टेंट इज द टैक्स रेट. आइए अब हम लोग देखते हैं टैक्स रेट. तो टैक्स रेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक बात जाननी जरूरी है कि आपको पता है कि जब हम डेट फंड यूज करते हैं तो डेट फंड जो है उसमें जो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है वो एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है. क्या बोला हमने, जो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है दैट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन इज ए टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस. ठीक है, और ये टैक्स डिडक्टेबल होने की वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बेटा क्या कर देता है, कम कर देता है. कैसे, आइए इसको समझते हैं यहाँ पे के एग्जाम्पल से. जैसे कल हमने देखा था कि हमने अपने जब हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी डिस्कस कर रहे थे तो हमने डेट फंड का कॉस्ट लिया था 10%. 10% हमने कॉस्ट लिया था डेट फंड का, और उस पे हमने इनकम टैक्स का जब रेट लिया 30%, तो हमें क्या देखा, 30% हमने इनकम टैक्स का रेट लिया और हमने देखा कि डेट कंपोनेंट में इंटरेस्ट होने की वजह से हमारा कुछ टैक्स बचता है. तो देखें कि कितना बचता है. तो हम देखते हैं कि 10% का 30%, अगर हम ये फिगर कैलकुलेट करें 10% का 30% हमारा टैक्स बचता है, तो हमारे पास में हमें बेनिफिट मिलता है 3% का. आप अगर अपने मोबाइल पे कैलकुलेटर पे करके देखना चाहें आप बेटा करके देख सकते हैं. कैसे देखेंगे, 0.1 इंटू 0.3 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 0.03. कहने का मतलब आपको 3% का बेनिफिट मिलेगा. अगर आप फिगर्स के रूप में करना चाहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट फंड है, और इस 1 लाख रुपए के इंटरेस्ट फंड पे अगर मैं इस पे चेक करूं कि कितना मुझे ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ा, तो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट कॉस्ट होने की वजह से 1 लाख का 30% आपको कम टैक्स देना पड़ा. दैट कम्स अप टू ₹30,000 एंड दिस 30,000 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 10,000, तो दैट इज 30% ऑब्वियसली. तो आपको ये 30,000 का जो बेनिफिट हो रहा है, दिस इज व्हाट इट इज 3%. आपका टैक्स रेट क्या हो रहा है बेटा, आपके टैक्स रेट की वजह से 3% का आपको कॉस्ट ऑफ डेट पे फायदा हो रहा है. मतलब एक्चुअल जो डेट का कॉस्ट आपको पड़ रहा है वो डेट कंपोनेंट होने की वजह से सिर्फ 7% पड़ रहा है, ना कि 10%. ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि टैक्स रेट आपका 20% है और आपका, तो आपको कितने परसेंट का फायदा होगा, तो आपको 10% का 20%, मतलब आपको कितने परसेंट का फायदा हो जाएगा, आपको 2% का फायदा हो जाएगा. इफेक्टिव टैक्स रेट आपको 8% पड़ेगा. तो यही मैं बोल रहा हूं कि टैक्स रेट बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना ज्यादा टैक्स रेट होगा
उतना आपको ये कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो फायदा दिलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे बोल दूं कि अगर टैक्स रेट आपका 30% की जगह पे 40% हो जाए तो बेटा आपको पता है 4% का बेनिफिट हो जाएगा डेट रखने की वजह से। कैसे? तो मैं 10% का 40% निकालूंगा तो 4% का आपको बेनिफिट हो जाएगा और आपको एक्चुअल रेट जो यहाँ 7% है वो 7% ना पड़ के पता है कितना परसेंट पड़ेगा? वो आपको सिर्फ 6% पड़ेगा। ठीक है? तो टैक्स रेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट while deciding the capital structure that whether debt should be utilized in it or not. If the tax rate is high, we can go for more debt component as it will reduce the effective rate of debt. ठीक है? एंड इट विल प्रोवाइड अस टैक्स बेनिफिट। और अगर टैक्स रेट कम है तो वी कैन गो फॉर द इक्विटी कंपोनेंट। हम लोग इक्विटी कंपोनेंट के लिए जा सकते हैं। तो होप सो आपको टैक्स रेट तक का पॉइंट समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन रेज द क्वेश्चन, मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होते हैं, अपना डिजाइन कर रहे होते हैं, तो जो नेक्स्ट चीज हमें देखनी होती है वो होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कि हमें हमारा रियलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा। तो अगर बिजनेस के पास में रिस्क ज्यादा है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है रिस्क के ऊपर। अगर बिजनेस के पास रिस्क ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? उनको रिटर्न ज्यादा चाहिए, उनका जो अजम्पशन होगा रिटर्न के प्रति वो ज्यादा होगा। और हमारे पास में रिस्क ज्यादा कब होगा? तो रिस्क ज्यादा तब होगा जब हमारे पास में फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज इन द डेट फंड। अगर एक पार्टिकुलर पॉइंट से ज्यादा हम डेट फंड को बढ़ा लेंगे, ठीक है, तो उस केस में बिजनेस का जो फाइनेंशियल रिस्क है वो बढ़ जाएगा। एंड विथ द इंक्रीज इन द फाइनेंशियल रिस्क द इक्विटी शेयर होल्डर्स कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो जब रिस्क ज्यादा होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो हमसे ज्यादा कॉस्ट ये क्या करेंगे? वो मानेंगे, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हम ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करें उनको। तो ऐसे केस में जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? उस केस में हम लोग डेट कंपोनेंट को कम से कम रखने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारे पास में क्या हो? हमारे पास में कॉस्ट ऑफ इक्विटी रेज ना करे। बिकॉज अगर हम बहुत ज्यादा डेट कैपिटल रखेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी रेज करेगा। बिकॉज डेट कैपिटल का ज्यादा होना रिस्क को बढ़ाता है और रिस्क जितना शार्पली इंक्रीज करेगा उतना ज्यादा शेयर होल्डर भी रिटर्न मांगेंगे। तो डेट को एक पार्टिकुलर लेवल तक ही रखा जाए ताकि उस लेवल तक हमारे पास में इक्विटी का जो रिस्क है वो बहुत इंक्रीज ना हो। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि डेट कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट का जो कॉस्ट है वो बैलेंस रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोटेशन कॉस्ट। आइए, फ्लोटेशन कॉस्ट हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जब हम किसी सोर्स ऑफ फाइनेंस को रेज करते हैं तो उसको रेज करने में जो हमें एक्स्ट्रा खर्चा लगता है अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ दैट फंड, उसको हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। जैसे लोन इकट्ठा करने में पेपर का खर्चा, ठीक है, या इक्विटी शेयर्स को हम लोगों को जब मार्केट में फ्लोट कराना होता है तो स्टॉक ब्रोकिंग का फर्म का खर्चा देना पड़ता है, अंडरराइटर का कमीशन देना पड़ता है, या फिर प्रोस्पेक्टस को छपवाने का खर्चा देना पड़ता है। तो वो खर्चे जो किसी फंड को एक्वायर करने में लगते हैं उनको हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं अपार्ट फ्रॉम द रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? रियल कॉस्ट तो वो है जो फंड के ऊपर आपको देना पड़ेगा। जैसे 10% हो गया आपका इंटरेस्ट देना है, या इक्विटी में आपको 12% का रिटर्न वो चाहते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की 12-13% का रिटर्न एटलीस्ट उनको मिले। तो ये हो गया रियल कॉस्ट। ठीक है, रियल कॉस्ट के अलावा जो छिटपुट खर्चे हैं ऊपर नीचे के वो फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करने टाइम फ्लोटेशन कॉस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिकॉज फ्लोटेशन कॉस्ट हमें जहां कम लगेगा हम वैसे ही सोर्स को कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में लोन लेने में भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कॉस्ट लगेगा और शेयर इश्यू करने में भी स्टॉक मार्केट में हमें कॉस्ट लगेगा। तो हमें देखना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते टाइम हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट कम से कम हो। और वो कम से कम फ्लोटेशन कॉस्ट कैसे हो पाएगा, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे या डिजाइन करने वाले हैं।
तो एक तो ये हो गया फ्लोटेशन कॉस्ट। नेक्स्ट है रिस्क कंसिडरेशन। वी विल ऑलवेज कंसीडर द रिस्क while we are calculating and we are maintaining our capital structure। जब हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमें रिस्क कंसिडरेशन देखना पड़ेगा। कौन कौन सा रिस्क देखना पड़ेगा, तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमें कौन कौन सा रिस्क देखना पड़ेगा। ठीक है, हमें कौन कौन सा रिस्क देखना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें जो रिस्क देखना पड़ेगा वो पहला हो गया फाइनेंशियल रिस्क। पहला जो रिस्क हमें देखना पड़ेगा, आप लिख लीजिए, पहला जो रिस्क देखना पड़ेगा हमें वो है फाइनेंशियल रिस्क। और जो दूसरा रिस्क हमें देखना पड़ेगा वो है ऑपरेटिंग रिस्क। और ये दोनों रिस्क को जब हम मिला देते हैं, जब इन दोनों रिस्क को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास में जो रिस्क आता है उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस रिस्क। तो ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क मिला के बिजनेस रिस्क आता है। तो while we are discussing the financial structure or the capital structure of the firm, we have to look for both कि फाइनेंशियल रिस्क भी कम हो और ऑपरेटिंग रिस्क भी कम हो, जिससे कि हमारा टोटल बिजनेस रिस्क क्या हो, कम हो। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है कि हमारे पास में ये रिस्क ना हो कि हम रिपेमेंट ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट ना कर पाए। ठीक है, जो फाइनेंशियल चार्जेस हमारे पास में थे वो फाइनेंशियल चार्जेस हम पे ना कर पाए। ऐसा अगर रिस्क होता है कि हम लोग अनेबल हो जाते हैं अपने फिक्स फाइनेंशियल चार्ज को पे करने के लिए, तो जैसे कि हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट ना कर पाए, प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट ना कर पाए, रिपेमेंट ऑब्लिगेशन कंप्लीट ना कर पाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क। कंपनी इज अनेबल टू मीट इट्स फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, जैसे कि इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड और रिपेमेंट। तो इनको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास में जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो हम ये जरूर देखें कि हम ऐसे सोर्सेस से फंड कलेक्ट करें जिस सोर्स में हमारे पास में कम से कम फाइनेंशियल रिस्क हो और हम अपने पेमेंट ऑब्लिगेशंस के लिए हमेशा खड़े रहें। प्लस एक चीज और देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा हमें फाइनेंशियल रिस्क के अलावा बिजनेस रिस्क, दैट इज डिपेंड्स अपॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस का ऑलरेडी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, और अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है इसका मतलब बिजनेस के पास ऑलरेडी ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में सैलरी की ऑब्लिगेशंस है, रेंट की ऑब्लिगेशंस है, अदर फिक्स्ड पेमेंट की ऑब्लिगेशंस हैं, तो वैसे केस में ऑलरेडी हम लोग ऑपरेटिंग रिस्क को हाई करके बैठे हुए हैं, तो फिर और ज्यादा ऐसे फंड्स ले लेना जिससे ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ने वाला है, तो ऐसे में हमारे लिए ये दिक्कत है। तो हमारे पास में टोटल रिस्क किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे पास बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। एक फर्म को हमेशा क्या देखना पड़ेगा कि उसके पास बिजनेस रिस्क कम से कम हो, और ऐसा करने के लिए ऑपरेशनल और फाइनेंशियल दोनों रिस्क का कम होना जरूरी है। अगर रिस्क कम है देन वी कैन गो फॉर द डेट फंड। अगर पहले से ही हमारे पास में फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं और फाइनेंशियल लेवरेज हमारा बढ़ा हुआ है, डेट फंड हमारे पास में ऑलरेडी है, या हमारे पास में फिक्स्ड पेमेंट ऑब्लिगेशंस ज्यादा है, तो वैसे केस में हम लोग और रिस्क कंसीडर नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हम डेट फंड और ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो अगर हमारे पास में बिजनेस रिस्क कम है हम डेट फंड इकट्ठा कर सकते हैं, और अगर हमारे पास में बिजनेस रिस्क ज्यादा है तो हम डेट फंड और ज्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें ज्यादा इक्विटी फंड की तरफ बढ़ना पड़ेगा और इक्विटी फंड लेना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कहना चाह रहा है, आइए हम लोग इस पॉइंट को देखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कहता है कि अगर एक फर्म के पास में डेट लेने का पोटेंशियल है, अभी पोटेंशियल बाकी है, तो वो डेट फंड ले सकता है, लेकिन डेट फंड इतना ना ले ले कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ही खत्म हो जाए। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन अगर फ्यूचर टाइम में अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना चाहता है और ज्यादा डेट फंड लेने के लिए
तो वैसे केस में वो रिलाई करे ज्यादा इक्विटी फंड पे। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे पास में इनफ फाइनेंशियल प्रोविजंस हैं, हमारे पास में इनफ फंड्स अवेलेबल है और हम आराम से क्या कर सकते हैं, आराम से फंड्स ले सकते हैं, तो उस केस में वो डेट फंड ले सकता है। मींस इफ अ फर्म फाइंड्स दैट इट इज फ्लेक्सिबल एनफ टू टेक द डेट फंड्स इन द फ्यूचर देन इट कैन गो फॉर द डेट फंड। लेकिन उसको लगता है कि अगर अभी हमने डेट फंड ले लिया तो इससे फ्यूचर में और कर्ज लेने की फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, तो इन दैट केस दैट फर्म विल नॉट गो फॉर द डेट फंड। तो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना है तो डेट फंड लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं हम फ्लेक्सिबल हैं तो डेट फंड ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं अब अगर और हमने लोन ले लिया या डेट ले लिया तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी लोन लेने की कैपेबिलिटी घट जाएगी बिकॉज हमारे ऊपर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा, तो उस केस में आप डेट फंड ना लीजिए बल्कि क्या ले लीजिए, इक्विटी फंड ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में कंट्रोल कंसिडरेशन। दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी। ठीक है, बोलता है कि डेट फंड में कंट्रोल खोने का कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई आपके बिजनेस को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा इक्विटी फंड लेते हैं तो आप क्या है, आप वल्नरेबल टू टेक ओवर, एक वर्ड यूज किया एनसीईआरटी ने, मैंने यहाँ पे इसको टिक किया, आप भी टिक कीजिए। वल्नरेबल टू टेक ओवर कहने का मतलब है कि अगर आपने बहुत ज्यादा इक्विटी बेच दिया है दूसरे के हाथ में तो आपके पास में ये एक और पोजीशन है कि दूसरा आपको टेक ओवर कर सकता है। तो अगर आप अपने कंट्रोल कंसिडरेशंस नहीं खोना चाहते हैं तो देन ऑलवेज गो फॉर द इक्विटी फंड। अगर अब आपको लगता है कि कुछ परसेंटेज शेयर बेचने से मेरा कंट्रोल कंसिडरेशन नहीं खोएगा देन यू कैन गो फॉर द इक्विटी फंड। तो on the selection you should always keep in mind what is the control consideration of your company, आपकी कंपनी का कंट्रोल कंसिडरेशन क्या है और आप क्या देखना चाहते हैं। कि ज्यादा डेट फंड लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे लेकिन मेरा कंट्रोल तो मेरे हाथ में रहेगा, और इक्विटी फंड अगर लेंगे तो भाई कंट्रोल होने के चांसेस हैं। तो इफ अ कंपनी doesn't want to lose the control it will go on with the debt fund, if a company is capable enough to go on with the consideration it can go on with the equity fund। तो ये पॉइंट हो गया। 12th नंबर पॉइंट आपका बोलता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे रेगुलेशंस में बंधे हुए हैं, जैसे कंपनीज एक्ट में बंधे हुए हैं, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड के सेबी रेगुलेशन एक्ट में बंधे हुए हैं, ठीक है, या आपके पास में और भी कोई दूसरा फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। तो इन सब एक्टों के प्रोविजंस को भी आपको देख के चलना पड़ता है। बहुत सारे प्रोविजंस कंपनी को एक पार्टिकुलर लेवल से ज्यादा शेयर्स इशू नहीं करने देते हैं, या एक पार्टिकुलर लेवल से ज्यादा लोन किसी पार्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो नहीं करने देते हैं, या कभी कभी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देती हैं उनके भी प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट ऑल सिचुएशंस यू कैन गो ऑन फॉर द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आपके पास में कोई जहां पे आपके फाइनेंसिंग के सोर्सेज में इजी नॉर्म्स हैं, आपको आसानी से फंड अवेलेबल है, आप उस सोर्स से क्या कर सकते हैं, फंड को इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इक्विटी का सोर्स ज्यादा इजी है, वहां पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कम है, तो आप उस सोर्स में जाकर के फंड इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं डेट के सोर्स से फंड इकट्ठे करने में प्रोविजंस कम है, हमें कम चीजों का रेगुलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, तो आप उस सोर्स से भी जाके फंड इकट्ठा कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वेयर देयर इज ईज ऑफ रेगुलेशन यू कैन गो एंड कलेक्ट द फंड फ्रॉम दैट इक्विटी और डेट सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आता है स्टॉक मार्केट कंडीशन। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक मार्केट कंडीशन इफ द मार्केट इज गोइंग बुलिश, ठीक है, बुलिश का मतलब लिखिएगा बेटा आपने कॉपी में या बुक में, सॉरी, बुलिश का मतलब लिखिएगा राइजिंग ट्रेंड, बुलिश का मतलब लिखिएगा राइजिंग ट्रेंड, ठीक है, और अंडरलाइन कीजिएगा एक और वर्ड लिखा हुआ है नीचे आपके बुक में बियरिश फेज। बियरिश का मतलब क्या होता है ये लिखिएगा, बियरिश, यहां लिखा हुआ है बियरिश, बियरिश का मतलब होता है फॉलिंग ट्रेंड, बियरिश का मतलब होता है फॉलिंग ट्रेंड। मतलब जब शेयर मार्केट राइज कर रही होती है तो उसको शेयर मार्केट की टर्म्स में बुलिश ट्रेंड बोलते हैं,
और जब शेयर मार्केट फॉल कर रहा होता है तो उसको हम लोग बियरिश ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। तो बोलता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, अगर स्टॉक मार्केट कंडीशन बहुत बढ़िया है, इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा रिलक्टेंट है, इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा प्रूडेंट है, वो आराम से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन दैट केस यू कैन गो एंड फॉर द इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी कंपोनेंट। लेकिन अगर मार्केट में बियरिश ट्रेंड चल रहा है, इन्वेस्टर्स नहीं इन्वेस्ट करने को रेडी हो रहे हैं, तो वैसे केस में बियरिश ट्रेंड के टाइम में आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी से नहीं मिलेगा, तो आपको डेट फंड की तरफ रुख करना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट हो गया स्टॉक मार्केट कंडीशन का। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री, इन व्हाट इंडस्ट्री यू आर फ्रेमिंग, आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ऑटोमोबाइल से बिलोंग करते हैं, टेक्सटाइल से बिलोंग करते हैं, फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करते हैं, हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं, होटेलियर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हर इंडस्ट्री में एक पार्टिकुलर डेट कैपिटल, एक पार्टिकुलर कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करने का तरीका होता है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन द कंपनी should have to follow the keen observation that how in that his industry, उसके इंडस्ट्री में कैपिटल मेंटेन किया जा रहा है, और जिस तरीके से उस इंडस्ट्री में इक्विटी और डेट का रेशियो मेंटेन किया जाएगा, वो कंपनी भी चाहेगी कि हम भी उसी तरीके से इक्विटी और डेट का रेशियो मेंटेन करें। मतलब इंडस्ट्री के इक्विटी और डेट रेशियो के हिसाब से कंपनी भी मेंटेन करना चाहेगी, लेकिन इसमें ये केयर रखना पड़ेगा कंपनी को या फाइनेंस मैनेजर को, ये केयर रखना पड़ेगा कि अपने पार्टिकुलर कंपनी कंडीशंस को भी उसको व्यू करना पड़ेगा। सिर्फ बाहर से सिर्फ इंडस्ट्री को देख करके और ब्लाइंडली इंडस्ट्री के हिसाब से डिसीजन नहीं लेना होगा, उसको अपने भी कंडीशंस को प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। एक पॉइंट जो सबने बोला रिपीट, वो लोग कह रहे थे रिपीट कर देने के लिए, वो था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बिहाफ में हम ये देखते हैं कि जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगा तो हम डेट फंड में पैसा लगाएंगे, बिकॉज द कैपिटल स्ट्रक्चर डेट फंड से लेने से हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट ले पाएंगे, जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हम लोगों के पास अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़िया नहीं है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में हमें पैसा इक्विटी फंड से लगाना चाहिए और कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा इक्विटी को मेंटेन करना चाहिए। तो होप सो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं, ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज रेज द क्वेरी। हाँ जी बच्चों, तो हमने आज यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर को लास्ट हम लोग लास्ट वीडियो इसमें आएगी जिसमें ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, प्लीज बी सेफ एट योर होम एंड बाय बाय।